बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस वीडियो में मैनेजमेंट विषय पर डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और उसमें जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वह है अधिकार प्रत्यायोजन या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यह बात हम जानते हैं अच्छी तरह कि सारे काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता या बहुत सारे काम भी नहीं कर सकता, और जिस प्रकार प्रबंधन में समस्याएं और चुनौतियां बढ़ी हैं तो ऐसी स्थिति में प्रबंधकों को अपने अधिकारों को बांटना ही होता है, देना ही होता है। इसी व्यवस्था को, इसी प्रक्रिया को अधिकार प्रत्यायोजन कहा जाता है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अधिकारों के प्रत्यायोजन से आशय दूसरों को कार्य सौंपना तथा उनके संबंध में आवश्यक अधिकारों को प्रदान करना। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। यह वह अधिकार है जिसके द्वारा प्रबंधक या अधीनस्थ कुछ निश्चित क्षेत्रों में अपने विवेक से निर्णय ले सकता है। उच्चाधिकारी अपने अधिकारों के प्रत्यायोजन करके भी उन अधिकारों से उत्पन्न होने वाले दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकता। बिल्कुल स्पष्ट है बात कि कार्य सौंपे जाते हैं, कार्यों के अनुसार अधिकार सौंपे जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी उस सौंपने वाले की ही होती है। ऐसा नहीं है कि वह अपने अधिकारों से मुक्त हो जाएगा, उसे तो सिर्फ उनसे सहयोग लेना है, उनको कार्य बताना है और वो उस कार्य को करवाना है। तो इन सारी बातों के पश्चात मैं अब अधिकार प्रत्यायोजन की आवश्यकता को भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्रबंध कार्यों का आधार है। चाहे प्रबंध का कोई सा भी कार्य हो, उसमें या उसको करने के लिए अधिकारों का प्रत्यायोजन जरूरी है। और प्रबंध कार्य तभी निष्पादित हो सकते हैं, या यूं कहें कि अपेक्षित लक्षित परिणामों और प्रबंध कार्यों का ये आधार माना जाता है, क्योंकि इसी से जब हम दूसरों को कार्य सौंप देंगे तो कार्य समय पर सरलता से और शीघ्रता से हो सकेंगे। तो चाहे वो नियोजन का कार्य हो, संगठन का कार्य हो, समन्वय का कार्य हो, उन सब में यह एक बेस बनता है अधिकार प्रत्यायोजन। संगठनात्मक व्यवस्था का आधार जो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है वह तभी बन सकता है जब हम अधिकार प्रत्यायोजन को अपनाएंगे। अर्थात हमने अगर अधिक व्यक्ति रख भी लिए हैं और उनको अगर हमने अधिकार नहीं दिए तो वो किस काम के हैं, अर्थात वहाँ क्या काम हम कर सकते हैं या हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पूरा एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उसका बेस भी अधिकार प्रत्यायोजन ही है। क्योंकि जब हम अधिकार संबंधित से संबंधित और संबंधित से संबंधित को देंगे तभी हमारी संगठनात्मक व्यवस्था पूर्ण होगी। शीघ्र निर्णय, बिल्कुल जो अधीनस्थ हैं उनको अधिकार सौंपने के पश्चात वो अपने स्तर पर ही निर्णय लेकर कार्य को संपन्न करते हैं, और शीघ्र निर्णय के लिए भी अधिकार प्रत्यायोजन आवश्यक है। इसी प्रकार अच्छे निर्णय, बिल्कुल ठीक बात है, यह जरूरी नहीं कि उच्च अधिकारी ही अच्छे निर्णय ले। जो अधीनस्थ हैं वह भी अपने विवेक से समय पर परिस्थिति को भांपकर, परिस्थिति को देखकर, पूर्वानुमान लगाकर अच्छे निर्णय ले सकते हैं। कार्यों में कमी आती है क्योंकि कार्य बांट दिए जाते हैं ना, तो कार्य बांटने से वो आसानी से संपन्न होते हैं और कार्यों में कमी आ जाती है। इसलिए भी इसका लाभ है, इसका महत्व है। संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि, अर्थात संस्था की कार्यकुशलता बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, क्योंकि सभी स्तरों पर अधिकारों का प्रत्यायोजन कर दिया गया और समय पर निर्णय लिए जा रहे हैं, कार्य क्रियान्वित किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इंस्टीट्यूशन की बन जाती है या बढ़ जाती है। अधीनस्थों को प्रेरणा मिलती है, क्योंकि अधिकार जब उन्हें सौंप दिए जाएंगे
तो वह अपने को कुछ अच्छा महसूस करेंगे और कार्य में मन लगाएंगे। जब तक उनको अधिकार नहीं दिए जाएं तो वो कार्य कैसे करेंगे और उनको प्रेरणा नहीं मिलेगी। उसके पश्चात अधीनस्थों की योग्यता भी बढ़ जाती है, क्योंकि अधिकार प्रत्यार्जन के पश्चात चुनौतीपूर्ण कार्य अधीनस्थों को मिलने लगते हैं। उसे करने के लिए वे अपनी योग्यता को बढ़ाते हैं। तो इसलिए भी अधिकार प्रत्यार्जन आवश्यक है, क्योंकि अधीनस्थों की योग्यता इससे बढ़ती है। मनोबल में वृद्धि, यह तो एक सामान्य चर्चा का विषय है कि कार्य की संतुष्टि से व्यक्ति का संबंध होता है, और जब कार्य से वह संतुष्ट होता है तो उसका मनोबल बढ़ता है। प्रभावी निरीक्षण, अर्थात जो निरीक्षण का कार्य है वह भी प्रभावी होता है। उसका मुख्य कारण यह है कि उच्च स्तरीय अधिकारी अपने अधीनस्थों को अधिकार दे देते हैं, उन्हें कार्य दे देते हैं, लेकिन अंतिम रूप से उत्तरदायित्व तो उच्च अधिकारी के पास ही है। तो वह निरीक्षण करता रहता है और उससे प्रभावी निरीक्षण संभव हो पाता है। मानवीय सीमाओं का पूरक है, अर्थात जो मानवीय सीमा है कि सीमित ही कार्य कर सकता है, अधिक कार्य नहीं कर सकता या अधिक पर नियंत्रण नहीं कर सकता, तो भारार्पण से या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से मानवीय सीमाओं का पूरक का लाभ इससे मिलने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सभी बिंदुओं की वजह से हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि अधिकार प्रत्यार्जन की आवश्यकता है, जरूरत है। अब अधिकार प्रत्यार्जन के सिद्धांत भी मैं चर्चा में लेना चाहता हूँ, अर्थात कार्य निर्धारण। बिल्कुल ठीक बात है। जब भी उच्च स्तरीय प्रबंधक अधिकार प्रत्यार्जन को अपनाएं तो अपेक्षित परिणामों या लक्षित परिणामों के अनुरूप ही कार्य निर्धारण करें कि किस व्यक्ति को कौन सा कार्य दिया जाए, किस प्रकार की योग्यता वाला व्यक्ति है उसे कौन सा कार्य दिया जाए। तो इस सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा, तभी वह प्रभावी अधिकार प्रत्यार्जन कर सकता है। आदेश की एकता बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखनी होगी कि जब अधिकार प्रत्यार्जन करें तो यह ध्यान रखना होगा कि एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त हो, एक से अधिक अधिकारियों से आदेश प्राप्त नहीं होने चाहिए। तीसरा, यह बात ध्यान में रख के ही अधिकार प्रत्यार्जन करना चाहिए कि अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट की है, उत्तरदायित्व का प्रत्यार्जन नहीं होता है। और जब उत्तरदायित्व का प्रत्यार्जन नहीं होता है तो हम यह कह सकते हैं कि जो सिद्धांत है वह खरा उतरता है और इसको अपनाना चाहिए। उसके पश्चात अधिकारों एवं दायित्वों में समता, बिल्कुल ठीक बात है। जितने आप अधिकार दे रहे हैं उतना ही उत्तरदायी ठहराएं, और जितने आप उत्तरदायी ठहराना चाहते हैं उतने अधिकार अवश्य दें, तभी प्रभावी अधिकार प्रत्यार्जन हो पाएगा। उसके पश्चात अपवाद का सिद्धांत। यहाँ अपवाद के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि उच्चाधिकारी द्वारा अधीनस्थों को अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं, कार्य सौंप दिए जाते हैं, और कहा यह जाता है कि जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उसकी सीमाओं के अंतर्गत ही अधीनस्थ को अपना कार्य करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। लेकिन विशेष परिस्थितियों में जब उसे लग रहा हो कि निर्णय अपने स्तर पर ले लेना चाहिए तो फिर ले लेना चाहिए, अर्थात अपवादजनक स्थिति में वह उस निर्णय को ले सकता है या ले लेना चाहिए। प्रभावशाली नियंत्रण का सिद्धांत, बिल्कुल ठीक बात है। इस बात को भी ध्यान में रखकर ही अधिकार प्रत्यार्जन करना चाहिए, सिद्धांत को अपनाना चाहिए कि जब अधिकार प्रत्यार्जन कर रहे हैं तो उनको लक्ष्य भी बता दिए जाएं ताकि उन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। उसके पश्चात अधिकारों की सीमाओं का स्पष्टीकरण यह भी कर देना चाहिए कि अमुक व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं उसकी सीमाएं क्या हैं, अर्थात कहाँ तक वो उनका उपयोग कर सकता है, उनका उल्लंघन नहीं कर सकता, अर्थात वह उसके लिए गाइडलाइन का काम करेगी और उसके निर्देशों के अनुरूप ही सीमाओं को स्पष्ट करते हुए अधिकार प्रत्यार्जन करना चाहिए। उसके पश्चात औपचारिक प्रत्यार्जन, बिल्कुल ठीक बात है। अधिकार प्रत्यार्जन अनौपचारिक नहीं होना चाहिए, औपचारिक होना चाहिए। एक स्ट्रक्चर में
या सिस्टम में वो आना चाहिए, जिसे कि रेखा चित्र द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता हो। तभी अधीनस्थों को यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि वह कौन किसके अधीनस्थ है और उसके क्या कार्य हैं, किन सीमाओं के अंतर्गत वह कार्य हो सकते हैं। और अंतिम बिंदु के रूप में अधिकारों की स्वीकृति। अधिकार प्रत्यायोजन तब तक निरर्थक है जब तक कि जिन अधिकारों को हम दूसरों को सौंप रहे हैं, यदि वह उस पर अपनी सहमति या स्वीकृति नहीं देते हैं, अर्थात वो उस पर अपने विचार या राय नहीं प्रकट करते हैं, और वो भी यस में कि हाँ ये अधिकार मैं उपयोग करूँगा और उसके अनुसार कार्य करूँगा। तो अधिकारों की स्वीकृति का जो बिंदु है वो महत्वपूर्ण बिंदु है और उसको अपनाना चाहिए। तो आज जो हमने अधिकार प्रत्यायोजन वाला एक नया टॉपिक उठाया, उसमें अधिकार प्रत्यायोजन का अर्थ, उसकी आवश्यकता और उनके सिद्धांतों का अध्ययन किया है। मैं विद्यार्थियों से यही आग्रह करता हूँ कि पुस्तक की सहायता से और अधिक इसको प्रभावी बनाने का प्रयास करें, जिससे कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न आपका पूर्ण हो सके। अधिकांशतः ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।